अगर आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल बनने का इरादा है तो ये एनालिसिस बहुत काम की हो सकती है। चलिए इस भर्ती प्रक्रिया के हर एक पहलू को समझते हैं ताकि एक सुरक्षित सरकारी नौकरी की तरफ पहला कदम बढ़ाने में आसानी हो। जरा सोचिए, एक ऐसी नौकरी जो न सिर्फ एक स्टेबल इनकम और सिक्योरिटी दे बल्कि देश की सेवा करने का एक बड़ा मौका भी दे। आरपीएफ कांस्टेबल का रोल बिल्कुल यही मौका देता है। तो चलिए इसे और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर पर ध्यान देते हैं। 8,000 से भी ज्यादा, जी हां, 2026 में इतनी भर्तियों की उम्मीद है। ये अपने आप में हजारों युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। सही तैयारी के साथ ये अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, आरपीएफ कांस्टेबल का अवसर। यहां हम ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि इंडियन रेलवे की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्यों है। तो आरपीएफ, इसका पूरा मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये इंडियन रेलवे की अपनी आर्म्ड सिक्योरिटी विंग है जो सीधे सीधे रेल मंत्रालय के अंदर काम करती है। और इनका सबसे बड़ा काम क्या है? रेलवे की प्रॉपर्टी और करोड़ों यात्रियों को सेफ रखना। अब सवाल ये उठता है कि हजारों युवा हर साल इसके लिए अप्लाई क्यों करते हैं? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, ऊपर से अच्छी सैलरी, पेंशन और मेडिकल जैसी सुविधाएं, और सबसे बढ़कर पूरी फैमिली के लिए मुफ्त रेलवे ट्रैवल पास। मतलब ये सिक्योरिटी और बेनिफिट्स का एक ऐसा पैकेज है जो आसानी से कहीं और नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कर्तव्य और करियर की राह। अब देखते हैं कि एक कांस्टेबल की रोजमर्रा की जिम्मेदारियां क्या-क्या होती हैं और इस रास्ते पर आगे बढ़ने के क्या-क्या मौके मिलते हैं। देखिए, एक आरपीएफ कांस्टेबल की जिम्मेदारियां बहुत ही अहम होती हैं। रेलवे स्टेशनों, पटरियों और ट्रेनों को चोरी और नुकसान से बचाना, यात्रियों की सेफ्टी सुनिश्चित करना और खास तौर पर महिला यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, रेलवे कैंपस में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, ये सब इनके मुख्य काम हैं। और ये सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि एक पूरा करियर पाथ है। कांस्टेबल के तौर पर शुरुआत होती है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के जरिए हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई, उसके बाद सब इंस्पेक्टर या एसआई और फिर इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचा जा सकता है। ग्रोथ के लिए पूरा रास्ता बना हुआ है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले स्टेप पर, सेक्शन 3, पात्रता, यानी कौन कौन इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी जरूरी शर्तों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसके लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10वीं पास है और उम्र 18 से 28 साल के बीच है तो वो आवेदन कर सकता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि आरक्षित श्रेणियों के लिए उम्र में छूट भी मिलती है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। पहले पुरुष उम्मीदवारों के लिए देखते हैं। जो भी कैंडिडेट्स जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, उनके लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। साथ में 14 फीट की लॉन्ग जंप और 4 फीट की हाई जंप भी है, तो इसकी तैयारी भी साथ साथ करनी होगी। वहीं महिला उम्मीदवारों की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है। उन्हें 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होती है और उनके लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट है। तो ये साफ है कि फिजिकल टेस्ट पास करना उतना ही जरूरी है जितना कि रिटन एग्जाम। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है तो अगला पड़ाव है सिलेक्शन प्रोसेस। तो चलिए अपने चौथे सेक्शन में चयन की इस कठिन प्रक्रिया के हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हैं। पूरी सिलेक्शन जर्नी को इन 4 साफ साफ स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा। उसे क्लियर करने के बाद फिजिकल टेस्ट्स होंगे जिन्हें पीईटी और पीएसटी कहते हैं। इसके बाद बारी आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और सबसे आखिर में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। हर स्टेज को पार करना बहुत जरूरी है। अब जो रिटन एग्जाम है वो टोटल 120 मार्क्स का होता है और इसका ब्रेकडाउन काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज यानी पूरे 50 नंबर जनरल नॉलेज को दिए गए हैं। उसके बाद 35 नंबर के अरिथमेटिक और रीजनिंग है। ये साफ साफ बताता है कि जनरल नॉलेज इस एग्जाम में एक तरह से किंग मेकर का रोल निभा सकता है, तो इसकी तैयारी पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। इस एग्जाम के लिए टोटल 90 मिनट का टाइम मिलेगा और एक बहुत ही जरूरी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका सीधा मतलब यह है कि बिना डरे सारे सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा सकती है। ये एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है जिसे सही से इस्तेमाल करना चाहिए। अपना टारगेट सेट करने के लिए पिछले साल की कट ऑफ को समझना जरूरी है। अगर 2025 के आंकड़ों को देखें तो पुरुष और महिला उम्मीदवारों के कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं था। यह दिखाता है कि कंपटीशन दोनों के लिए ही बहुत टफ है। मोटा मोटी 75 से 77% का स्कोर एक सेफ जोन माना जा सकता है, इसलिए तैयारी का लेवल भी इसी के हिसाब से रखना होगा। आखिर में हमारा 5वां सेक्शन, सफलता कैसी दिखती है। मतलब इतनी मेहनत और इन सभी स्टेज को पार करने के बाद आखिर में मिलता क्या है, चलिए देखते हैं। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन्हें हर महीने करीब 27,000 से 32,000 रुपए के बीच सैलरी मिलती है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआती आंकड़ा है जो समय और प्रमोशन के साथ बढ़ता ही जाता है। ये वाक्य इस मौके की अहमियत को बिल्कुल सही ढंग से बताता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक लंबे और पुरस्कार करियर की शुरुआत है। और ये बात बिल्कुल सच है, ये वाकई में सम्मान, सुरक्षा और एक अच्छे भविष्य की नींव है। तो सारी जानकारी अब सामने है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी के करियर के लिए सही पटरी है? इस पर सोचना, अपनी तैयारी को आंकना और फिर सही फैसला लेना, ये बहुत जरूरी है।